हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज अपन टर्मिनोलॉजी में रिजोल्यूशन वर्ड को समझेंगे। रिजोल्यूशन क्या होता है? तो देखिए, कल मैंने आपको जो बताए थे मीजो कंपाउंड्स, मतलब रेसिमिक मिक्सचर आपको समझाया था, पैराफेनिन्शियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स। तो रिजोल्यूशन आज अपन देखते हैं कि रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन कल मैंने आपको जाते जाते भी बताया था कि एक टेक्निक होती है, एक मान लो फिजिकल मेथड होता है जिससे अपन पेयर ऑफ एनेंशियोमर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट पेयर ऑफ एनेंशियोमर। अब देखिए, जिसमें मतलब अगर मान लो इस मेथड के द्वारा, इस रिजोल्यूशन के द्वारा किसी भी पेयर ऑफ एनेंशियोमर का सेपरेशन हो जाता है, फिर रिजोल्यूशन हो जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं रिजोल्वेबल कंपाउंड। और जिसका रिजोल्यूशन नहीं होता है, जिसका सेपरेशन नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड्स। तो सिंपली इसका डेफिनेशन पार्ट अपन कर लेते हैं कि इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक by which by which we can we can separate pair of enantiomer, pair of enantiomer। मतलब ऐसी टेक्निक जिससे अपन पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स को क्या कर सकते हैं, अपन पेयर ऑफ एनेंशियोमर को सेपरेट कर सकते हैं, उस टेक्निक को अपन बोलते हैं रिजोल्यूशन बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि इस टेक्निक से जो कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं, रिजोल्यूशन हो जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं रिजोल्वेबल कंपाउंड, और जो सेपरेट नहीं होते हैं उनको अपन बोलते हैं नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड। तो देखिए, दूसरा अपन इसमें लिख सकते हैं, इफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर can be separated, can be separated, then it is known as resolvable। उनको अपन क्या बोलते हैं, रिजोल्वेबल कंपाउंड्स बोलते हैं, जिनका सेपरेशन हो जाता है। और जिनका सेपरेशन नहीं होता है उनको अपन बोलते हैं नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड। इफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर, इफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर cannot be separated by this method, cannot be separated by this method, then this compound is known as non resolvable compound। can be separated, then it is known as non resolvable compound, नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड्स। अब देखिए, अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉलोइंग में से आपको रिजोल्वेबल कंपाउंड या फिर नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड को सेपरेट करना है, या फिर निम्न में से कौन से, फॉलोइंग में से कौन से नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड होंगे, कौन से रिजोल्वेबल कंपाउंड होंगे। तो देखिए, यहाँ पे अपन एक अगर इस चीज़ का पता कर ले कि नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड कौन से होते हैं, केवल अपन किसका पता कर ले कि नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड कौन से होते हैं, तो अपने को ये पता चल जाएगा कि रिजोल्वेबल कंपाउंड कौन से होते हैं। अपन एक का अच्छे से स्टडी करते हैं, बाकी अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, रिजोल्वेबल हो जाएंगे। और जो कंडीशन को फॉलो करते हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 कंडीशन, उनको अपन बोलते हैं नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड। देखिए, नॉन रिजोल्वेबल का मतलब होता है पेयर ऑफ एनेंशियोमर का मिक्सचर होता है। ठीक है, उस पेयर ऑफ एनेंशियोमर के मिक्सचर में से एनेंशियोमर को अपन सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर एक एनेंशियोमर है, दूसरे एनेंशियोमर में इंटरकन्वर्टेबल हो जाए, ठीक है, या फिर अगर उसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले अपन नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड की चर्चा कर लेते हैं कि नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड क्या क्या होते हैं, फिर अपने को पता चल जाएगा कि रिजोल्वेबल कंपाउंड कौन से हैं। तो लीजिए, नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड, नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड
देखिए सबसे पहले नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड को मैं क्या बोलूँगा कि मीजो कंपाउंड्स, ऑल मीजो कंपाउंड्स, ऑल मीजो कंपाउंड्स cannot be separated कैनॉट बी सेपरेटेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स है, उनको सेपरेट अपन नहीं कर सकते हैं मीजो कंपाउंड्स में। देखिए अब मीजो कंपाउंड्स के बारे में कल अपन ने देखा था कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, टू कायरल सेंटर के बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे, रिजॉल्वेबल नहीं होंगे, जिसको अपन नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड बोलेंगे, उनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एनेंशियोमर है उसका आर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर डी है, दूसरे एनेंशियोमर का एल कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस एनेंशियोमर जो पर्टिकुलर आर कॉन्फ़िगरेशन है वो प्लेन ऑफ पोलर लाइट को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कर सकता है, लेवो रोटेटरी कर सकता है। तो एक एनेंशियोमर है वो अगर लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर देता है। इट मीन्स उसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से, वो सेपरेट नहीं होते हैं, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड होते हैं। तो फर्स्ट जहां पे मीजो कंपाउंड्स की कैटेगरी आती है, सारे के सारे कंपाउंड क्या होंगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड होंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात देखिए, नॉन रिजॉल्वेबल की कैटेगरी में अपन क्या रखेंगे, देखिए दूसरी बात यह है कि ऑल सिमेट्रिक कंपाउंड्स, आर नॉन रिजॉल्वेबल। सिमेट्रिक कंपाउंड्स का मीनिंग्स क्या होगा मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सिग्मा, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब आई, और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब एस एन। अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक कंपाउंड्स, और ये एब्सेंट होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं नॉन सिमेट्रिक कंपाउंड्स। अब देखिए सिमेट्रिक कंपाउंड्स जिसमें सारे प्रेजेंट होंगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड। तो टू कैटेगरीज अपन ने देखी, फर्स्ट ऑल मीजो कंपाउंड्स एंड सेकंड देखा ऑल सिमेट्रिक कंपाउंड्स, बोथ आर नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स। ओके, थर्ड अपन कंडीशन की बात करते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन अपनी क्या कहती है कि मान लो कंपाउंड में एक वर्ड आता है पायरामिडल इन्वर्जन। पायरामिडल इन्वर्जन, अगर मान लो किसी कंपाउंड में पायरामिडल इन्वर्जन प्रेजेंट हो, और देखिए एक ही अपने को ऐसा कंपाउंड मिलेगा, ये लोन पेयर्स है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे R1 हो गया, ठीक है, R2 हो गया, R3 हो गया। तो ये क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स में देखो पायरामिडल शेप होती है, इसकी नाइट्रोजन होता है, और R1 R2 R3 पायरामिडल होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, लोन पेयर होता है। ऐसे कंपाउंड्स में इन्वर्जन होता है जिसको अपन बोलते हैं पायरामिडल इन्वर्जन, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे अपना हो सकता है। अब सपोज कीजिए जैसे मान लो इसका मैं क्या बनाता हूँ, इसका बनाता हूँ मैं पेयर ऑफ एनेंशियोमर, ठीक है, इसका पेयर ऑफ एनेंशियोमर आप बनाते हैं तो इस तरह से बन जाएगा, इधर R3 आ जाएगा, ये अपना R2 है मिडल पेयर, और ये हो जाएगा अपना R1 हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, पायरामिडल इन्वर्जन की वजह से ये कंपाउंड कैसे हो जाता है, ये कंपाउंड जस्ट इस लाइक में हो जाता है, ये लीजिए R1, ये R2 हो गया, और ये अपना क्या हो गया, R3 हो गया, ठीक है। तो पायरामिडल इन्वर्जन की वजह से मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अपना एनेंशियोमर है, ठीक है, एक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, एक कायरल सेंटर मान लो, अगर उसमें इन्वर्जन है, ठीक है, तो अपने जैसे आर कॉन्फ़िगरेशन का एनेंशियोमर है, उसमें इन्वर्जन से वो एस में चला जाएगा, ठीक है, और कब वो एस में चला जाए और फिर कब एस से वापस आर में आ जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, तो उनको भी अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनको भी अपने को सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसमें रूम टेम्परेचर पे इन्वर्जन पाया जाता है, और उस इन्वर्जन के कारण कब आर कन्फर्मर एस में चेंज हो जाता है और कब
एस कॉन्फ़िगरेशन आर में चेंज हो जाता है। मतलब एक एनेंशियोमर दूसरे एनेंशियोमर्स में कब चेंज हो जाता है ये रूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो उसको अपन सेपरेट ही नहीं कर सकते हैं। केवल एकमात्र एग्जाम्पल यही आप ध्यान रखोगे, इसमें आर की जगह ये ग्रुप चेंज हो सकते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन अपन ने देख ली जिसमें नॉन रिजोल्वेबल है। चौथी कंडीशन की बात करते हैं। देखिए चौथी कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए कोई कंपाउंड्स है, ठीक है, और उसमें कन्फर्मेशनल एनिशियोमर है। कन्फर्मेशनल एनिशियोमर का मतलब क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, और इसकी 1-2 पोजीशन पे 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन 1-2 पोजीशन पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, लेकिन दोनों की पोजीशन सेम होती है, दोनों वेज होते हैं। ठीक है, दोनों वेज होते हैं। और देखिए इसको अपन क्या बोल देंगे, 1-2 सिस बोल देंगे, बिल्कुल इसको अपन 1-2 सिस बोल देंगे। और 1-2 सिस को आपको मैंने लिखना सिखाया था साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में, मैंने आपको लिखना सिखाया था। 1-2 सिस का मतलब होता है एक्सियल इक्विटोरियल होता है। ठीक है, मतलब एक ग्रुप एक्सियल पे होगा तो दूसरा ग्रुप कहाँ पे होगा, इक्विटोरियल पे होगा। और ये क्या हो जाते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, ये मतलब चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इसमें बोला है कि अगर मान लो इसको अपन बोलते हैं कन्फर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशन एनिशियोमर, कन्फर्मेशनल एनिशियोमर। अब मान लो इसका मैं पेयर ऑफ एनिशियोमर बनाता हूं, तो लीजिए कुछ इस तरह का बन जाएगा अपना। ये लीजिए यहाँ पे एक्सियल पे होगा ग्रुप, तो दूसरा क्या होगा, इक्विटोरियल पे ग्रुप होगा। दोनों क्या होते हैं, पेयर ऑफ एनिशियोमर होते हैं। बट 1-2 सिस पोजीशन पे अगर ऐसी स्थिति अपने को मिलती है तो क्या हो जाता है, इसमें भी ये कन्फर्मेशनल होते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। मतलब ये एक्सियल है, ये इक्विटोरियल है। ठीक है, तो कब ये एक्सियल और कब इक्विटोरियल में चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल होती है। तो चौथा अपना रूल्स क्या होता है, चौथा रूल्स होता है कंपाउंड कन्फर्मेशनल एनिशियोमर। कंपाउंड्स कन्फर्मेशनल एनिशियोमर आर नॉन रिजॉल्वेबल। जो नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं मतलब पेयर ऑफ एनिशियोमर बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो अपन ने देखा है ये कभी भी इसमें चेंज हो सकता है और ये वाला कभी भी इस वाले में चेंज हो सकता है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और ये जो इंटर कन्वर्टेबल है ये इस टाइप के कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा ओनली एंड ओनली 1-2 सिस पोजीशन पे। ठीक है, ओनली एंड ओनली 1-2 सिस पोजीशन पे ग्रुप कोई भी हो सकता है। ऐसे कंपाउंड्स भी क्या होंगे, नॉन रिजॉल्वेबल होंगे, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो अपनी 4 कैटेगरीज देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मीजो कंपाउंड्स नॉन रिजॉल्वेबल होंगे। दूसरी मैंने आपको बात बताई है कि सिमेट्रिक कंपाउंड्स नॉन रिजॉल्वेबल होंगे। तीसरी मैंने आपको बताया कि पायरामिडल इन्वर्जन जिसमें प्रेजेंट है वो भी अपने नॉन रिजॉल्वेबल होंगे। और चौथा मैंने आपको बताया कन्फर्मेशनल एनिशियोमर। ठीक है, और कौन से होने चाहिए, 1-2 सिस वाले होने चाहिए, मतलब एक्सियल इक्विटोरियल, एक एक्सियल है तो दूसरा इक्विटोरियल होना चाहिए। वो भी आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये भी क्या होंगे, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड होंगे। अब कुछ कंपाउंड्स अपन देखेंगे जहाँ पे अपने को रिजॉल्वेबल और नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स में सेपरेट करना है। देखिए तो देखिए क्वेश्चन अपने सामने है, लिख रखे मैंने सारे एग्जांपल्स। क्लासिफाई करना है रिजॉल्वेबल एंड नॉन रिजॉल्वेबल में। ठीक है, नॉन रिजॉल्वेबल की कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं। जो नॉन रिजॉल्वेबल की कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो वो तो नॉन रिजॉल्वेबल हो जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, रिजॉल्वेबल हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट केस आपको दे रखा कन्फर्मर आइसोमर। ठीक है, कन्फर्मर आइसोमर दे रखा है, लेकिन इसमें ये क्या है, 1-2 ट्रांस है। क्या 1-2 ट्रांस है, और 1-2 ट्रांस का मीनिंग्स मैंने आपको बताया था कि ये क्या होंगे, मतलब 1-2 सिस का मैंने बताया था कि नॉन रिजॉल्वेबल होंगे। तो ऐसा अपना क्या है, ये रिजॉल्वेबल है। आर लिख दो रिजॉल्वेबल को। दूसरा कंपाउंड्स को देखते हैं दूसरे कंपाउंड को स्टडी करते हैं। कायरल सेंटर दे रखे हैं, 3-3 कायरल सेंटर आपको दे रखे हैं।
ओके है। अब देखिए यहाँ पे अपन प्लेन लगाते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे प्लेन लगाते हैं, ठीक है, प्लेन लगाते हैं ऐसे कंपाउंड्स में, तो ये H और ये OH एक दूसरे के मिरर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, कायरल सेंटर अपने को यहाँ पे दिख रहे, ठीक है, दो कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर को अपन बीच में से अगर प्लेन लगाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए अगर ये प्लेन लगाते हैं, ये प्लेन लगाते हैं, देखिए ऊपर वाला H है और यहाँ पे BR है, प्लेन नहीं लगेगा इसमें। यहाँ से अपन बीच में से प्लेन लगाने की कोशिश करते हैं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी कंपाउंड से अपन पास करते हैं और पास करने के बाद में कंपाउंड बाइसेक्ट हो जाता है टू हाफ्स में, और दोनों हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, तब उस प्लेन को अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। प्लेन अपन लगा सकते हैं लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री उसको तभी अपन बोल देंगे, ठीक है। तो थर्ड अपन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, थर्ड्स भी अपना क्या है, रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स हो जाएगा, आर जिसको मैं लिख दूंगा, ओके, रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स। फोर्थ देखिए, अब इसमें फोर्थ कंपाउंड देखिए अपना ये वाला, चलिए करते हैं इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। अगर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूं मैं, तो दोनों मिरर इमेज नहीं है, दोनों हाफ से, तो ये भी रिजॉल्वेबल हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पे देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, पायरामिडल इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो इसको बोल दूंगा मैं नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स, ठीक है। 6 नंबर को देखिए 1,2,6 साइक्लोहेक्सेन, और ये भी क्या होते हैं, ये जो कन्फर्मर जो अपन एनेंशियोमर बनाते हैं, कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर बनाते हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिजॉल्वेबल हो जाएगा। इसी तरह से 7 की बात करते हैं अपन, 7 में देखिए प्लेन लगाते हैं अगर यहाँ से, तो ये इसका हाफ होगा, ये इसका हाफ, दोनों मिरर इमेज होंगे, तो इसको बोल दूंगा मैं नॉन रिजॉल्वेबल। 8 नंबर को देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर में क्या करना आपको, 8 नंबर में देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन इसकी बात करते हैं, ये लीजिए अपना ये कायरल सेंटर है, ओके। तो इस कायरल सेंटर में अगर ये प्लेन लगाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये प्लेन लगाने की अगर अपन कोशिश करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स। लेकिन एक बात आप सोच के देखिए, ये 8 नंबर का कंपाउंड है, एक चीज आप सोच के देखिए, साइक्लोहेक्सेन, इधर बना रहा हूं मैं साइड में साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन को आप इस फॉर्मेट में आपको देखना है, चेयर फॉर्म में। ये क्या अपना 1,4 ट्रांस है, ठीक है, एक वेज पे जुड़ा हुआ है तो दूसरा डेज पे जुड़ा हुआ है, और 1,4 ट्रांस को अपन क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल या फिर एक्सियल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 1,4 ट्रांस ये अपना जैसे एक्सियल पोजिशन पे है, ठीक है, और ये भी अपना एक्सियल पोजिशन पे है, ठीक। जरा देखना, इसको इमेजिनेशन करके बताता हूं मैं, चेयर फॉर्म को देखना। देखिए चेयर फॉर्म, ये कोई कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से 2 ऐसे देखना वापिस ध्यान से, फिर ऐसे, ये अपनी चेयर फॉर्म है ये, ठीक है। देखिए चेयर फॉर्म इस तरह से, ये पहले ऊपर उठा हुआ, फिर ऐसा सीधा, फिर वापस ऊपर उठा, और यहाँ पे एक्सियल पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सियल पे, और नीचे इस वाले एक्सियल पे भी प्रेजेंट है, और यहां से मैं प्लेन लगा देता हूं, ये प्लेन अगर मैं लगा देता हूं, तो क्या इसमें ये जो ऊपर वाला Cl है, एटम है, इसमें से प्लेन चला जाएगा, तो ये भी टू हाफ्स में बढ़ जाएगा, और नीचे जो ब्रोमीन है ये भी 2 हाफ्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी पोजीशन पे हो, 1,4 की अगर अपन बात करते हैं, तो ये यहाँ पे नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स हो। प्लेन कौन सा आपको इमेज करना है, प्लेन आपको ये वाला प्लेन इमेजिनेशन रखना है, ठीक है, ये वाला प्लेन इमेजिनेशन आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। देखिए प्लेन आपको दिख रहा है सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा लगा देंगे। साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, चेयर फॉर्म आपको बना के देखनी है, ठीक है, सीधा सीधा प्लेन कर देंगे, प्लेन पॉसिबल होगा तो नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स होगा। चलिए नेक्स्ट अपना प्लेन लगा देते हैं, सीधा सीधा प्लेन लग जाएगा, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स। इसकी बात करते हैं, ये लीजिए यहाँ से ब्रोमीन एटम से गुजर जाएगा प्लेन, ये भी 2 हाफ्स, एटम में से प्लेन गुजरता है तो वो मिरर इमेज होगा, क्योंकि एटम को अपन एक तरह से राउंड शेप मानते हैं, और उसमें अगर प्लेन लगाते हैं तो 2 हाफ्स होते हैं, दोनों मिरर इमेज हो जाएंगे। ये भी नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स। लीजिए 12वें नंबर की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे, ठीक है, आप सोच रहे होंगे, देखिए ये प्लेन
लगाते हैं ये प्लेन तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। लेकिन आप जरा इस चीज़ को देखना, अगर ये प्लेन लगाता हूँ मैं, ये वाला प्लेन लगाता हूँ, तो देखिए ये और ये हाफ्स मिरर इमेज होंगे, और मिथाइल ग्रुप है, बॉन्ड से या फिर किसी एटम से जब प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री अपनी हो जाती है। तो ये भी 12वां नंबर का क्या हो जाएगा, नॉन रिजॉल्वेबल अपना हो जाएगा। चलिए 13 नंबर की बात करते हैं। देखिए 13 नंबर में अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में लगाता हूँ, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाता हूँ, तो देखिए Cl ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप है। ओके, ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी मान लो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री में ये लगाता हूँ तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये OH क्या है, नीचे की तरफ है, और ये OH क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स अपना हो जाएगा 30 नंबर का। ठीक है, रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स अपना हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन 14 नंबर के कंपाउंड्स की तरफ। चलिए 14 नंबर्स का कंपाउंड, ठीक है, 3 ग्रुप्स आपको दे रखे हैं। आप देखना, यहां से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाना, बिल्कुल यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा देंगे, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लगाओगी तो देखिए ये वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है, बॉन्ड हो जाएगा, क्लोरीन ग्रुप से अगर पास होगा तो वो भी मिरर इमेज होगा, तो नॉन रिजॉल्वेबल। 15 नंबर की बात करते हैं। देखिए 15 नंबर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिए आप, ये सेंटर है, इस सेंटर के मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ Br है, नीचे की तरफ Br है। ठीक है, और यहाँ पे इधर साइड चलता हूँ तो Cl है, इधर चलता हूँ तो Cl है, इधर चलता हूँ तो H, ये H, फिर से ये H और ये H। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो बिल्कुल इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है तो उसको अपन सिमेट्रिक कंपाउंड्स बोलेंगे। और मैंने आपको बता रखा है कि सिमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स होते हैं। ये भी नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स हो जाएंगे। ये लीजिए 16 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए 13 पोजीशन पे आपको क्या दे रखा है, 13 पोजीशन पे ट्रांस दे रखा है, और 13 ट्रांस का मतलब क्या होता है, अपन बना सकते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे अपन सीधा कर सकते हैं। ये लीजिए, यहाँ से अगर अपन प्लेन लगाते हैं तो ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। अगर नहीं होते हैं तो इसको अपन क्या बोल देंगे, रिजॉल्वेबल कंपाउंड बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे अपन, रिजॉल्वेबल कंपाउंड। चलिए 17 नंबर की बात करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन यहाँ से पास करते हैं, और जब यहाँ से पास करते हैं तो देखिए ये प्लेन, ये मिरर इमेज होंगे, बट ये OH, H का मिरर इमेज कभी नहीं होगा, और ये H, ये भी OH का मिरर इमेज कभी नहीं होगा, तो इसको भी बोल देंगे अपन रिजॉल्वेबल कंपाउंड। तो अपन ने आज रिजॉल्वेबल कंपाउंड क्या होते हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है, और नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स और रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स को किस तरह से अपन सेपरेट कर सकते हैं, अपने 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एनी टाइम अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अपना क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ अपन पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोई भी कायरल सेंटर है, कोई भी 2 कायरल सेंटर, ठीक है, उन 2 कायरल सेंटर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड एक तरह से रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, रोटेशन, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, मतलब उसमें फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। 2 कायरल सेंटर ढूंढना आपको, 2 कायरल सेंटर के बीच में अगर बॉन्ड फ्री है तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे, और अगर फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं वजह से रुक रहा है, दोनों कायरल सेंटर घूम नहीं सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो उसको अपन बोल देंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है, देखो कैलकुलेशन अपना यही है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड को में जो फ्री रोटेशन होता है उसको आपको रोकना है। और किस किस वजह से अपन रोक सकते हैं, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड होगा तो बिल्कुल फ्री होगा, नहीं रोक सकते। अगर डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, आपके सामने डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, ठीक है, इस तरह से डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, यहाँ पे कार्बन है या फिर कोई दूसरा आइटम है, तो ये
क्या होगा, इसमें फ्री रोटेशन नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री रोटेशन एक डबल बॉन्ड से लगा सकते हैं अपन, या फिर मान लीजिए ये कार्बन है, इस कार्बन के बीच में एक चेन बना दी, रिंग बना दी। ठीक है, तो वो चेन भी क्या होगी, चेन की वजह से भी क्या होंगे, इसमें फ्री रोटेशन नहीं होंगे, फ्री रोटेशन नहीं होंगे। तो किस किस वजह से अपन फ्री रोटेशन रोक सकते हैं, अपन डबल बॉन्ड की वजह से रोक सकते हैं, और दूसरी अपन बात करते हैं कार्बन कार्बन में चेन लगा के अपन रोक सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहली बात जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइजेज किसके कारण अराइजेज होता है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन अबाउट द बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे मेन पोर्शन इसका यही है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जीआई लिख दूं, इज अराइजेज because of restrict rotation about the bond। बॉन्ड में अगर रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा, रोटेशन रोक लिया जाएगा, उसकी वजह से जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो करते हैं कंपाउंड। देखिए, तो अब ये रेस्ट्रिक्ट रोटेशन जो वर्ड है, ये अपन किस किस वजह से कर सकते हैं, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन किस किस वजह से अपन रोक सकते हैं, कर सकते हैं, चलिए इसको अपन देखते हैं। पहले अपन बात करते हैं क्या कर सकते हैं अपन। मान लीजिए बॉन्ड अराउंड पाई बॉन्ड। दूसरा रेस्ट्रिक्ट रोटेशन अपन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन पाई बॉन्ड में पढ़ेंगे अपन, और सिग्मा बॉन्ड में भी देखेंगे। देखिए पाई बॉन्ड में जैसे मान लीजिए ए डबल बॉन्ड बी है, ए डबल बॉन्ड बी, कोई भी एक ए एटम है, बी एटम है, कोई भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, चलिए आपको बता दूं, कार्बन कार्बन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, और क्या हो सकता है अपना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो सकता है। देखिए कार्बन कार्बन में अपन बात करते हैं कि ये बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, और ये बॉन्ड क्या हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। और मल्टीपल की भी जब अपन बात करते हैं तो ये आइसोलेटेड भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। सारी चीजें अपन देखेंगे। मतलब मल्टीपल बॉन्ड की जब बात करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड इवन नंबर में भी हो सकते हैं, ओड नंबर में भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो अपना पाई बॉन्ड के कारण रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है। दूसरा देखिए सिग्मा बॉन्ड के कारण रेस्ट्रिक्ट रोटेशन किस किस वजह से होता है, तो अपन इसको स्टडी करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको अभी बताया है कि अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड के बीच में कोई साइकिल बनाते हैं अपन, तो उसमें क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो जाएगा। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर अपन क्या क्या देखेंगे, मोनोसाइक्लिक देखेंगे। जैसे मान लीजिए 3 मेंबर रिंग हो गई, अपनी 4 मेंबर रिंग हो गई, 5 मेंबर रिंग हो गई, 6 मेंबर रिंग हो गई, एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा अपन बात करेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स भी अपन ने पढ़े हैं। इस तरह से मान लीजिए 2 एटम हैं, और 2 एटम के बीच में एक चेन इधर जुड़ रही है, तो दूसरी चेन इधर जुड़ रही है। ये चेन अपनी 3, 4, 5, 6 हो सकती है, और ये चेन भी अपनी 3, 4, 5, 6 ये अपनी हो सकती है। चलिए बाईसाइक्लिक में अपन इसका और स्टडी कर लेंगे अच्छे से। अपन एक बात है, स्पाइरो या फिर पॉलीस्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो भी हो सकता है, एक से ज्यादा स्पाइरो भी हो सकते हैं। पॉलीस्पाइरो, देखिए पॉलीस्पाइरो का मतलब, देखिए अपना ये लीजिए, मान लो ऐसे कंपाउंड्स को अपन स्पाइरो कंपाउंड्स बोलेंगे, ये लीजिए। ठीक है, या फिर मान लीजिए ये रिंग अपनी 5 मेंबर 6 मेंबर भी हो सकती है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो करते हैं। फर्स्ट इसकी कंडीशन यही है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है बातें। अब देखते हैं अपन, मान लीजिए जब अपन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है,
पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड में देखिए, जब अपन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की स्टडी करते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर मल्टीपल हो, ठीक है, सिंगल में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल जब डबल बॉन्ड हो तो आपको क्या करना है, जब डबल बॉन्ड कैसे हो, इवन नंबर में हो, इवन नंबर में हो, सम संख्या में हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन प्लेनर कंपाउंड होगा। बता दूंगा अभी मैं आगे जाके सारी चीजें, एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। नॉन प्लेनर कंपाउंड होगा। और जब डबल बॉन्ड कैसा हो, क्यूमुलेटेड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, न कि आइसोलेटेड और न कॉन्जुगेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड भी नहीं, कॉन्जुगेटेड भी नहीं, एक अपना क्यूमुलेटेड भी होता है। तीसरा अपन इसी में देख लेते हैं, मल्टीपल में भी क्यूमुलेटेड का मीनिंग्स क्या हो जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, इस तरह के कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे चलते रहेंगे। आइसोलेटेड का मतलब आपको पता है, कॉन्जुगेटेड में, ठीक है, दूर दूर तक डबल बॉन्ड होते हैं। कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बात चल रही है अपनी क्यूमुलेटेड की। क्यूमुलेटेड में डबल बॉन्ड्स अगर इवन नंबर में होते हैं तो कंपाउंड नॉन प्लेनर होता है, और अगर मान लो डबल बॉन्ड्स ओड नंबर में होते हैं तो वो कंपाउंड अपने लिए क्या होता है, प्लेनर होता है। एक ट्रिक से भी आपको मैं सारी चीजें इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। अब बात आती है अपनी पॉलीस्पाइरो कंपाउंड्स में। पॉलीस्पाइरो कंपाउंड्स में भी ये जो स्पाइरो रिंग्स है, अगर ये भी मान लो अपनी रिंग्स है, स्पाइरो रिंग्स है, ये अगर इवन नंबर में है, इवन नंबर में, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, नॉन प्लेनर। और अगर रिंग्स ओड नंबर में है, रिंग्स क्या है, ओड नंबर में रिंग्स है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, प्लेनर बोल देंगे। अभी केवल आप केवल लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, बाद में धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी अच्छे से। देखिए तो चलिए स्टडी करते हैं अपन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। दूसरी बात, पहली बात अपन ने देख ली रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। अब दूसरी चीजें अपन देखते हैं कि मान लीजिए जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंपाउंड्स में, ठीक है, जो डबल बॉन्ड्स है, अपन बात करते हैं डबल बॉन्ड्स की। ये लीजिए, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन या फिर स्टीरियो सेंटर मान लो आप, तो स्टीरियो सेंटर ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। आप सिस एल्किन, सिस ब्यूटाडाई जो अपन मानते हैं 1,3, या फिर सिस एल्किन या फिर ट्रांस एल्किन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उसी पे मैं आपको समझाता हूँ सारी चीजें। ये लीजिए स्टूडेंट, ये एल्किन कौन सी होती है अपनी, सिस एल्किन होती है, ठीक है। और एक एल्किन बनाता हूं, ये लीजिए, इसको मैं बोलता हूं ट्रांस एल्किन। एक चीज आप ध्यान रखना, जो सिस और ट्रांस होते हैं, एल्किन की जो दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये किसके होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर के होते हैं। मतलब एक तरह से सिस और ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमर है, ये दिमाग में बिठा लेना। सिस और ट्रांस क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसमें अब आपको पहला रूल मैंने आपको क्या बताया है, पहला रूल मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में या फिर स्टीरियो सेंटर के बीच में, स्टीरियो सेंटर के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो। तो देखिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है क्या ये डबल बॉन्ड घूम सकता है, नहीं घूम सकता। डबल बॉन्ड घूम सकता है, नहीं घूम सकता। डबल बॉन्ड का मैंने आपको बता दिया, एक साइक्लिक रिंग का बता दिया जिसमें मोनो बाइसाइक्लिक स्पाइरो, ठीक है। डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो सकता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल में कॉन्जुगेटेड हो सकते हैं, आइसोलेटेड दूर दूर हो सकते हैं, और क्यूमुलेटेड लगातार हो सकते हैं। क्लियर है बात, ओके है। तो देखिए डबल बॉन्ड इसमें सब में प्रेजेंट है। दूसरा जो मैं रूल आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो एल्कीन है इसका आप जियोमेट्री देखना, कार्बन है, कार्बन से दो हाइड्रोजन प्लेन में जुड़े हुए हैं, फिर ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ये भी प्लेन में है, फिर CH3 ये भी क्या है, प्लेन में। मतलब कंप्लीट कंपाउंड क्या है, प्लेनर कंपाउंड है।
क्या बोला मैंने आपको, कंप्लीट कंपाउंड प्लेनर कंपाउंड है, ठीक है, मतलब इसमें एक तरह से मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं, देखिए ये जो कार्बन आगे वाला, इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है H और CH3, यही जुड़ा हुआ है H और CH3, ओके है। आगे वाला कार्बन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, H और CH3। अगर HH सेम साइड है तो उसको सीस बोल दिया, CH3 सेम साइड है, ठीक है, CH3 इधर, फिर इधर भी CH3, तो उसको अपन सीस बोल देंगे। ट्रांस में क्या हो जाएगा, H इधर है तो दूसरे के H इधर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आपको एक चीज यहां से देखने को मिलेगी, देखिए ये जो कार्बन है जिसमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, सबसे पहला काम अपने को रेस्ट्रिक्ट रोटेशन पहचानना, दूसरा काम है जिस कार्बन कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है उस कार्बन से, पर्टिकुलर एक कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है और CH3 जुड़ रहा है, दोनों अलग अलग है। इस कार्बन से हाइड्रोजन और CH3 दोनों अलग अलग है, ओके। देखिए इसका भी देखिए, इस कार्बन से इन दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, इस कार्बन से एक CH3 जुड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इससे एक CH3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन वाले कार्बन पे, पर्टिकुलर एक कार्बन पे जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। ये जियोमेट्रिकल आइसोमरेज की दूसरी कंडीशन होती है, दूसरा इसका रूल्स होता है, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो चलिए ये दोनों कंपाउंड्स जियोमेट्रिकल आइसोमरेज में यस ये शो करेगा, ये भी शो करेगा, शो करके मैंने आपको बता दिया भी सिस एरे की दूसरा ट्रांस है। यहाँ पे अब एक बात बताइएगा मेरे को, जैसे ये बॉन्ड है, ये ए जोड़ दिया, ये बी जोड़ दिया, ये ए जोड़ दिया, ये बी जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही। तो देखिए रेस्ट्रिक्ट रोटेशन किस किस के बीच में है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन इसके बीच में और इसके बीच में। इस बी से जुड़े हुए एटम ए और बी दोनों डिफरेंट है, इस ए से जुड़े हुए एटम भी ए एंड बी दोनों डिफरेंट है। इट मीन्स ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म यस ये देगा, ठीक है। अब ऐसे कुछ काफी सारे अपन कंपाउंड्स देख लेते हैं जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। चलिए एक बार वापिस देखिए, ये मैंने कुछ कंपाउंड्स लिख रखे हैं, इसमें आपको बताना कि कौन से कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे और कौन से कंपाउंड नहीं करेंगे। दोनों रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट कंपाउंड देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन तो है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, बिल्कुल यस, घूम नहीं सकते। लेकिन एक कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और दूसरे से भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इससे भी सेम ग्रुप है और इससे भी सेम ग्रुप है, मतलब यही तो है स्टूडेंट, यही तो है एच एच, ये एच और ये एच, इससे और इसके बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है और इस वाले से दोनों ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं, सेम नहीं होने चाहिए, तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। सेकंड की बात करते हैं, नहीं देगा क्योंकि देखो यहाँ पे सेम जुड़े हुए हैं। थर्ड में नहीं देगा। फोर्थ की बात करते हैं तो देखिए इस कार्बन से एक हाइड्रोजन CH3 जुड़ा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन CH3 जुड़ा है, मतलब यस जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। फिफ्थ नंबर वाला जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। सिक्स की बात करते हैं, देखिए सिक्स में कार्बन नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, ये लीजिए, तो दोनों के बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, लेकिन इस नाइट्रोजन से एक OH जुड़ा हुआ है, एक लोन पेयर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन इस कार्बन से आपको क्या जुड़ा हुआ है, दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये सेम है, इट मीन्स ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे यहाँ पे लोन पेयर है, ये देखिए यहाँ पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब यस। इसकी बात करते हैं, ये लोन पेयर्स, ये लोन पेयर्स, बिल्कुल यस, ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। इसकी बात करते हैं, ये लोन पेयर्स, यहाँ पे लोन पेयर्स है, दोनों डिफरेंट है, एच और लोन पेयर, यहाँ पे देखो फेनिल रिंग और लोन पेयर डिफरेंट है, यस जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। अब देखिए यहाँ पे दो बॉन्ड्स है, अपन पहले इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक H दूसरा H है, ठीक है, मतलब ये वाला तो नहीं देगा, और इसकी बात करते हैं तो ये वाला भी अपने को नहीं देगा। अब आइसोलेटेड सिस्टम का कंपाउंड आपके सामने है, इस बॉन्ड की बात करते हैं तो इस बॉन्ड में देखिए एक तो हाइड्रोजन है, अब ये छोटी छोटी क्लासेस की बातें हैं, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। तो देखिए एक तो इस कार्बन से
ये जो कार्बन है इससे एक तो जुड़ रहा है ये वाला ग्रुप, दूसरा जुड़ रहा है हाइड्रोजन डिफरेंट है, इससे एक हाइड्रोजन और एक पूरा ग्रुप डिफरेंट है, मतलब यस एक तो ये देगा। दूसरा इसकी बात करते हैं, नहीं इसकी बात करते हैं, यस 2 नंबर। तो इसमें टोटल जो डबल बॉन्ड है जियोमेट्रिकल आइसोमरीज में वो 2 डबल बॉन्ड्स देंगे। देखो आगे जब अपन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेशन सीखेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैलकुलेशन सीखेंगे और स्टीरियो आइसोमरिज्म कैलकुलेशन सीखेंगे, स्टीरियो में ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव दोनों अपन कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। पूछ लिए जाते हैं अपने को कंपाउंड्स, अपने को गिवन होता है उस कंपाउंड्स में पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स या फिर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में इसमें कितने होते हैं, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड है, अलग अलग फॉर्मूले से मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट अपन पोर्शन में इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, कौन से डबल बॉन्ड्स दे रहे हैं, केवल अपने को ये सीखना है। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल की ये वाला देगा, ये वाला नहीं देगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। सिंपल कैसे अपन ने चेक किया है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को, फर्स्ट अपन ने देखा है कि रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, और दूसरी बात मैंने आपको देखी है कि डिफरेंट एटम। तो चलिए अपना डबल बॉन्ड का, जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड है, उसको अपन ने कवर कर लिया है एक तरह से। अब अपन मोनोसाइक्लिक सिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन मोनोसाइक्लिक सिस्टम। चलिए तो मोनोसाइक्लिक सिस्टम 3 मेंबर भी हो सकती है, 4 मेंबर भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये 3 मेंबर है, ठीक है, 2 स्टीरियो सेंटर अपने को देखने हैं, 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है अपनी। चलिए तो इसमें तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो सकते हैं, 3 मेंबर की जब बात करते हैं अपन तो देखिए इसमें ये 2 ही हो सकते हैं, मतलब 1-2 स्टीरियो आइसोमर ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा तो भी 1-2 स्टीरियो आइसोमर ही होंगे। यहाँ पे अपने 1-2 भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है 1 और 3 भी हो सकता है, 1 और 3 भी हो सकता है, ओके। और 1-3 के लिए अपन क्या बना देंगे, 1-3 के लिए बना देंगे एक ये है तो दूसरा ये है, ओके। 5 मेंबर रिंग में भी 1-2 हो सकता है, ये लीजिए 1 और 2। और क्या हो सकता है इसमें 1-3 सेंटर भी हो सकता है, ये लीजिए 1-3 के लिए अपन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे। इसी तरह से 6 मेंबर रिंग में 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है और 1-4 हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, देखिए मैंने इसकी जब भी बात की है मैंने, ठीक है, तो आपको इसको एज ए साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में आपको इमेजिनेशन करना है। देखिए जब अपन ने रिजॉल्वेबल नॉन रिजॉल्वेबल की बात की तो मैंने आपको एक चीज़ बोली कि 1-4 पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, एक्सियल इक्वेटोरियल हो, इक्वेटोरियल एक्सियल हो, हमेशा उसमें 1-4 एटम से प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी, 1-4 एटम से सिग्मा जाएगी। 1-2 में नॉन रिजॉल्वेबल कब होंगे, जब 6 होते हैं, ट्रांस होते हैं तो नहीं होते। 1-3 में अपन देख लेंगे बना के, जैसा कि अपन स्टीरियो में पढ़ते आए हैं। चलिए तो यहाँ पे भी सेम वही अपने को कॉन्सेप्ट यूज करना है, 2 स्टीरियो सेंटर पकड़ने, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए। दूसरी बात उसमें एक स्टीरियो सेंटर पे डिफरेंट एटम जुड़े हुए होने चाहिए, केवल अपना काम इतना ही है। चलिए तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल इजी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मिथाइल ले लिया, ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं काफी सारे एग्जांपल्स। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, थर्ड यहाँ पे मिथाइल है, ये लीजिए Cl और ये लीजिए Cl, ठीक है, 3 एग्जांपल्स। चौथा एग्जांपल्स ये लीजिए 5 नंबर, ये लीजिए मिथाइल 6 नंबर, ये मिथाइल है, ये Cl है। देखिएगा आप सारे केसेस को देखिएगा, देखिए सॉल्व करता हूँ 1 बाय 1 करके। स्टीरियो सेंटर देखिए एक तो ये रहा,
ठीक है। दूसरा स्टीरियो सेंटर ये रहा, बिल्कुल इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, पहली बात अपन ने देख ली। अब इसमें देखेंगे पर्टिकुलर स्टीरियो सेंटर पे, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो दूसरा भी हाइड्रोजन ही है, सब जानते होंगे। तो क्या इसमें हो सकता है दूसरे पे एक हो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एमी, ये डिफरेंट है, बट दूसरे जो स्टीरियो सेंटर है मतलब दोनों पे डिफरेंट होना चाहिए, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। देखिए सेकंड नंबर पे, देखिए सेकंड नंबर पे स्टीरियो सेंटर ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक रिंग बन गई, एक रिंग बन गई, इधर एमी इधर एमी, एक रिंग बन की वजह से बिल्कुल होता है मोनोसाइक्लिक सिस्टम, मैंने आपको फॉर्मेटिंग में बता रखा है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा पर्टिकुलर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली। तो देखो दोनों एटम डिफरेंट है, ये दोनों एटम डिफरेंट है, यस बिल्कुल यस, ठीक है। ये अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं, चलिए। एक सेंटर दूसरा सेंटर, इस पे तो चलो हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम ग्रुप होने की वजह से नहीं देगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 4 वाला नहीं देगा, ठीक है। फिफ्थ वाले की बात करते हैं, एक सेंटर ये रहा तो दूसरा सेंटर ये रहा, क्या क्या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, नहीं। 6 वाले में बिल्कुल यस, ये दो सेंटर है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, मतलब रोटेशन फ्री नहीं है, इसलिए क्रॉस लगाया मैंने, ये एच है ये एच है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यस ये बिल्कुल देंगे। चलिए और भी केसेस देखते हैं, 7 नंबर एग्जांपल्स। ये Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया, ठीक है। 8 नंबर एग्जांपल्स पे यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये मिथाइल लगा दिया, और ये लीजिए Cl है और एक Cl के वाला है, ठीक है। 9 नंबर केस Br और एक ये Cl। चलिए 10 नंबर केस की तरफ चलते हैं। Cl 11 में यहाँ पे Cl। 12 की बात करते हैं, ठीक है। 13 1,4 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 नंबर का केस, स्टीरियो सेंटर की बात करते हैं 7 नंबर के केस में। देखिए एक स्टीरियो सेंटर ये रहा, ठीक है, दूसरा स्टीरियो सेंटर इसमें क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, क्या इसमें ये हो सकता है 1 3, बिल्कुल हो सकता है, ये मैंने आपको डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे ये लीजिए 1 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए 1 3 दोनों स्टीरियो सेंटर है, क्या दोनों रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, बिल्कुल यस यस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। 8 नंबर की बात करते हैं। देखिए 8 नंबर पे अगर मैं मान लो अगर इसको मैं शामिल कर लेता हूँ, तो देखिए ये अपना Cl सेम है, तो एक स्टीरियो सेंटर अपना ये है, दूसरा स्टीरियो सेंटर अपना ये वाला है, ठीक है। मतलब 1 3 स्टीरियो सेंटर अपन यूज करेंगे, और 1 3 स्टीरियो सेंटर का मतलब यहाँ पे एक H होगा, दूसरा भी यहाँ पे H होगा, डिफरेंट होंगे, यस बिल्कुल अपने को देगा। 9th नंबर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ये लीजिए एक स्टीरियो सेंटर दूसरा स्टीरियो सेंटर, ऑब्वियसली हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यस ये भी अपने को देगा। अब देखिए बात करते हैं अपन, एक बार 12 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो देखिए 1 3, इसमें भी 1 3 है, ठीक है, इसमें भी अपना 1 3 है, तो 1 3 मतलब ये एक हाइड्रोजन है तो दूसरा एक हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, जबकि डिफरेंट ग्रुप होंगे दोनों के ऊपर, तो यस ये भी देगा, इसी तरह से यस ये भी देगा। देखना आप 10 और 11 नंबर केस को, ठीक है। 10 और 11 नंबर केस को अगर बात करें अपन, तो देखिए एक मैं आपसे केस डिस्कस करता हूँ, ये वाला, ये Cl है और ये कार्बन है, क्या यही है ये, तो देखिए यहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर ये हो गया, दूसरा स्टीरियो सेंटर ये हो गया, ठीक है, मतलब एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, और दोनों के बीच में रिंग है, फ्री रोटेशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों भी डिफरेंट है, एक तरह से कार्बन है और ये मैंने रिंग जोड़ दी, बस केवल इतना ही तो है, तो यस ये भी अपना देगा, ठीक है।
चलिए अब इसकी बात करता हूं मैं। तो ये देखिए अपना क्या मामला है। अगर ये कार्बन है, एक स्टीरियो सेंटर अगर ये है, चलो समझ में आता है। दूसरा अगर ये है तो देखिए इस पे तो 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं। अगर इसको मानता हूं तो 2 हाइड्रोजन है, ये भी बिल्कुल नहीं। अगर इसको मानता हूं मैं, इसको मानता हूं, तो क्या इस पे ये लीजिए एक कार्बन है, ठीक है। अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए अपना एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये लीजिए। लेकिन देखिए ये Cl और ये पूरा कार्बन, ठीक है, Cl कार्बन दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये पूरा कार्बन, ये भी डिफरेंट है, बट इसमें फ्री रोटेशन होता है। तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं देगा, इस चीज को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अब मोनोसाइक्लिक सिस्टम की बात अपन ने कर ली है। अब अपन बात करते हैं बाईसाइक्लिक सिस्टम की। देखिए बाईसाइक्लिक सिस्टम में अपने को ध्यान होना चाहिए कि ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन बाईसाइक्लिक सिस्टम या बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। ये लीजिए कंपाउंड, इधर भी रिंग होती है और इस साइड भी रिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, ये लीजिए। और ये ग्रुप क्या होते हैं, ये आइसोमर बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, अगर ये दोनों ग्रुप सेम साइड हो, वेज साइड हो, ठीक है। मैं बात करता हूँ इस कंपाउंड की। अगर दोनों ग्रुप वेज पे हो, दोनों ग्रुप वेज पे हो तो उसको अपन बोलेंगे सिस, ठीक है। और दोनों ग्रुप में एक वेज पे हो और दूसरा डेस पे हो। अगर मान लीजिए ये वेज है तो दूसरा अपना डेस है, ये ग्रुप, तो इसको अपन बोल देंगे ट्रांस बोल देंगे। चलिए क्लियर है। और ये रिंग कितनी भी मेंबर हो सकती है, 3 मेंबर हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब 3 4 5, 3 4 5 6 कुछ भी अपनी हो सकती है। यहाँ पे अपना आइसोमर अपन चेक करते हैं। तो ये दोनों अगर सेम साइड है तो सिस बोल देंगे, और डिफरेंट साइड है तो अपना क्या बोल देंगे, इसको ट्रांस बोल देंगे। और यहाँ पे भी देखो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, बिल्कुल है। इस एटम और इस एटम के बीच में, इन दोनों एटम के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, बिल्कुल आप समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए इतना सा मामला अपना हो गया। अब अपन बात करते हैं क्यूमुलेटेड की। तो देखिए क्यूमुलेटेड में, क्यूमुलेंस में देखिए मैं आपको ये बोलता हूं कि क्यूमुलेटेड का मतलब क्या होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कितने भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ये मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने क्या हो सकते हैं, इवन नंबर में भी हो सकते हैं, ठीक है। अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर इन इवन नंबर, मतलब 2 4 6 8 10 एटसेट्रा। और ये डबल बॉन्ड अपने ओड नंबर में भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर इन ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर का मीनिंग्स क्या हो जाएगा अपना, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 11 एटसेट्रा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तीसरा रूल अपन देखते हैं कि जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं, किसी भी सिस्टम में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की अपन बात करते हैं तो प्लेनर सिस्टम की अपन बात करते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही एक केस से आपको यहाँ से बता दिया था। देखिए यहाँ पे जो अपन ने स्टार्टिंग में केस लिया था, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये प्लेनर स्पीसीज होती है, ठीक है। तो प्लेनर स्पीसीज होनी चाहिए, ठीक है। या तो कंपाउंड ही प्लेनर होना चाहिए, या तो कंपाउंड ही प्लेनर होना चाहिए। मतलब तीसरा जो रूल्स है अपना जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का देखने का, या तो पूरा सिस्टम ही क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड ही प्लेन होना चाहिए, या फिर जिस सेंटर के बीच में, जिस सेंटर से अपन जियोमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं, जिस स्टीरियो सेंटर के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, उससे जुड़े हुए ग्रुप तो एटलीस्ट प्लेनर होने चाहिए। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है जो मैं कुछ बोल रहा हूं। मैंने आपको बोला या तो कंपाउंड ही प्लेनर होना चाहिए, ठीक है,
या फिर जिस सिस्टम में कार्बन कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन नहीं है, डबल बॉन्ड है, साइक्लिक सिस्टम है, उस कार्बन कार्बन जिसको अपन डील कर रहे हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो शो करने की स्थिति में है, उससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, और दोनों ग्रुप डिफरेंट होने के साथ साथ प्लेनर होने चाहिए, प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपको सिखाऊंगा मैं। क्यूमुलेटेड का मतलब देखिए, इवन नंबर है। इवन नंबर में मैंने आपको एक चीज बोली है कि जो सिस्टम होगा, जो कंपाउंड होगा, वो क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर होगा मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये लीजिए, सबसे छोटा अपने क्यूमुलेंस बनाया, ठीक है, जिसमें दो डबल बॉन्ड्स है, इवन नंबर डबल बॉन्ड्स है 1 और 2, दो डबल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े हुए, कोई भी ग्रुप जुड़े, जैसे मान लो ये H है, ये CH3 है, ठीक है। ऐसे सपोज मान लो H ही मान लो आप, तो ये H है। तो यहाँ पे जो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, एक वेज में होगा, तो दूसरा क्या होगा, डेस में होगा। ये वाला डेस में होगा भैया, ये डेस में होगा। कहने का मतलब क्यूमुलेंस का स्ट्रक्चर आप समझो, ये कार्बन है, दो हाइड्रोजन इसका प्लेन में, फिर डबल बॉन्ड प्लेन में, फिर एक कार्बन बीच में, फिर एक कार्बन प्लेन में, और फिर यहां पे जो हाइड्रोजन है एक ऊपर एक नीचे, मतलब जहां पे अपन डीलिंग कर रहे हैं वो कार्बन कार्बन एटम, उस कार्बन कार्बन एटम से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप तो होंगे जियोमेट्रिकल में, वो दोनों डिफरेंट ग्रुप प्लेन में होने चाहिए। अगर प्लेन में नहीं है तो देन वी विल चेक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की जब बात होती है तो ऑप्टिकल एक्टिव भी होते हैं और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी होते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको डील करता हूं, और कहां पे अपन, चलिए इसको कंप्लीट कर ले एक बार। ऑड नंबर होगा तो जो सिस्टम होगा, कंपाउंड्स होगा, वो क्या होगा, प्लेनर होगा, और प्लेनर कंपाउंड्स की अपन ने स्टडी कर ली है। ये लीजिए CH3H और ये लीजिए CH3 है H है, ये कंपाउंड प्लेनर है। इसमें ये जो ग्रुप्स है ये एक प्लेन में जुड़े हुए हैं, ये भी ग्रुप्स एक प्लेन में जुड़े हुए हैं, बट हाइड्रोजन अगर प्लेन में है तो ये ऊपर है, ये नीचे है, इसका मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन इवन नंबर वाले सिस्टम की बात करते हैं, क्यूमुलेंस की बात करते हैं। क्यूमुलेंस हैविंग इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की बात करता हूं, ठीक है। हालांकि इसकी थ्योरी अपने कोई काम नहीं आने वाली है इतनी, ठीक है, बस आपको इमेजिनेशन पता होना चाहिए। तो देखिए क्यूमुलेंस बना रहा हूं मैं एक, ये H ये वेज में होगी, तो दूसरी क्या होगी, डेस में होगी। देखिए नॉन प्लेनर क्यूमुलेंस इवन नंबर, नॉन प्लेनर होगा देन वी विल चेक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, चेक करेंगे ओनली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चेक करेंगे क्योंकि कंपाउंड क्या है, नॉन प्लेनर है, या फिर कंपाउंड जिसपे अपन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म डील कर रहे हैं उस एटम से जुड़े हुए डिफरेंट एटम वो भी क्या है, नॉन प्लेनर है, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चेक करेंगे, और यहाँ पे जिसमें ओड नंबर में होते हैं यहाँ पे अपन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन इस कंपाउंड की। तो देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड का एक बार मैं वापस आपको इमेजिनेशन बताता हूँ। कार्बन, कार्बन से दो हाइड्रोजन प्लेन में, ठीक है, फिर प्लेन में कार्बन, मिडिल वाला कार्बन, फिर एक कार्बन प्लेन में, फिर एक हाइड्रोजन ऊपर है तो दूसरा हाइड्रोजन क्या है, नीचे है, इस तरह से है, ठीक है। बात क्लियर है, मतलब किस तरह से आपके दो हाइड्रोजन इस तरह से प्लेन में है, इस तरह से प्लेन में,
या फिर इस तरह से प्लेन में, ठीक है, ये प्लेन में है। तो बाकी के लास्ट वाला हाइड्रोजन क्या है, इस तरह से है, ठीक है, मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे है। अब बात करते हैं ऐसे में अपन क्या देखते हैं, ऐसे में अपन देखते हैं कि यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं, हेयर वी विल चेक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ कंपाउंड्स, जो क्यूमिलियंस कंपाउंड्स है वो नॉन प्लेनर कंपाउंड है। ओके, अब देखते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। चलिए बात करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव का मीनिंग्स मैंने आपको कल बताया था कि कंपाउंड अगर सिमेट्रिक कंपाउंड्स है, कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिक कंपाउंड्स है, सिमेट्रिक कंपाउंड्स मीनिंग्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड सिमेट्रिक कंपाउंड होगा, और अगर एब्सेंट है तो कंपाउंड एसिमेट्रिक कंपाउंड होगा। और एसिमेट्रिक कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। आप एक चीज को समझना, देखो एक कायरल सेंटर की मैं बात करता हूं, एक्स वाई जेड ये डब्ल्यू, ठीक है, ये कायरल सेंटर की बात करता हूं। इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और एक ही कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर हमेशा अपना मिरर इमेज बनाएगा और हमेशा नॉन सुपर इम्पोज होगा, और इसी को अपन ने क्या बोला है, वन कायरल सेंटर इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। और अगर ये प्रेजेंट हो जाती, देखो दो कायरल कार्बन की जब बात की थी अपन ने, डाइस्टीरियोमर्स की बात की थी, और डाइस्टीरियोमर्स में अपन ने ये देखा था कि एक मीजो कंपाउंड्स भी है जो इर्थेरियो की एक्सट्रीम कंडीशन होती है, और मीजो कंपाउंड्स में अपन ने देखा था कि दो कायरल सेंटर है और दोनों के बीच में प्लेन पॉसिबल होता है, और उस प्लेन के कारण वो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनर्ट होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए इस कंपाउंड में आप देखिए कि यहां पे प्लेन प्रेजेंट है क्या, तो देखिए आपको बताते हैं प्लेन, दो हाइड्रोजन कार्बन प्लेन है, तो ये जो मिडिल वाला कार्बन है इसको प्लेन में ही है बिल्कुल, किधर से भी प्लेन लगाओ आप ऐसे प्लेन लगाओ, आप ऐसे प्लेन लगाओ, ठीक है, ये प्लेन में ही है। तो मेरे कहने का मतलब है दो हाइड्रोजन ऐसे है और फिर कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन ऊपर है तो एक हाइड्रोजन नीचे है, मिडिल वाले को मैं नहीं ले रहा यहाँ पे, ठीक है, बिना मतलब का काम है। दो हाइड्रोजन प्लेन में, एक कार्बन फिर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और अगर ये वाला मैं प्लेन लगाता हूं तो देखिए इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन दोनों मिरर इमेज होंगे, और यहां पे जो प्लेन में है वो प्लेन में बॉन्ड के साथ टू हाफ्स हो जाएंगे और दोनों मिरर इमेज हो जाएंगे। एक तो प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन देखिए, ये हाइड्रोजन ऊपर ये हाइड्रोजन नीचे, और ये कार्बन ये हाइड्रोजन प्लेन में। अगर मैं ऐसे प्लेन लगाता हूं तो देखिए ये ऊपर वाले और नीचे वाले ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कट जाएंगे, और एटम बॉन्ड के साथ कटता है तो प्लेन होता है, और ये वाले हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो इस कंपाउंड्स में टोटल कितने प्लेन होंगे, 2 प्लेन प्रेजेंट होंगे, और मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड में अगर एक भी प्लेन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनर्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्यूमिलिन्स की बात करता हूं, और ये डील अपन जितने भी इवन नंबर के डबल बॉन्ड है, 2 है 4 है 6 है 8 10 12 सब में अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा मैं केस बताता हूं आपको, ये लीजिए H है, ये H प्लेन में है, और एक मैंने लगा दिया ये CH3 और डेस पे मैंने लगा दिया H, ठीक है। तो चलिए इसका हम इथेनेशन करते हैं। 2 हाइड्रोजन प्लेन में, फिर कार्बन, एक CH3 ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। अब देखिए मैं अगर यहां से प्लेन लगाता हूं तो ये वाले तो बॉन्ड के साथ कट जाएंगे जो प्लेन में थे, लेकिन ऊपर CH3 है नीचे हाइड्रोजन है, इसके बीच में से जब प्लेन आता है तो CH3 और हाइड्रोजन मिरर इमेज नहीं होते हैं, तो ये वाला प्लेन तो लगेगा नहीं। अब देखिए सपोज कीजिए इस CH3 और इस हाइड्रोजन ये वाला प्लेन लगाता हूं
तो CH3 बॉन्ड के साथ कट जाएगा, हाइड्रोजन भी बॉन्ड के साथ कट जाएगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी हाफ हो जाएंगे, मतलब ये दोनों मिरर इमेज हो जाएंगे। ओनली इसमें एक प्लेन प्रेजेंट है, 1 प्लेन, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए अपना कंपाउंड ये है CH3 और H है, और ये भी लीजिए CH3 और ये भी लीजिए H है, ठीक है। तो इसको इमेजिनेशन करना, एक CH3 और ये H, CH3 H ये प्लेन में है, लेकिन ऊपर CH3 ये नीचे है। तो अगर इसको काटूंगा मैं, तो देखिए ये वाला मिरर इमेज नहीं होगा, ऊपर CH3 नीचे H है, ठीक है। और ऐसे काटूंगा मैं, तो राइट CH3 है तो H लेफ्ट है, ये भी मिरर इमेज नहीं होंगे, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट होती है, मतलब ये नॉन सिमेट्री कंपाउंड है। नॉन सिमेट्री कंपाउंड है तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब देखिए अपन ने इमेजिनेशन भी अपन ने देख लिया, प्लेन्स भी अपन ने लगा के देख लिए, लेकिन एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। और कैलकुलेशन क्या है वो आप देखो, यहां से ये ऑप्टिकली एक्टिव 2 वर्ड अपन देखते हैं। देखिए एक होता है अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में साइक्लिक भी हो सकती है, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, स्पाइरो। और स्पाइरो जस्ट डीलिंग करेंगे अपन क्यूमुलेटेड से। क्यूमुलेटेड मतलब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और स्पाइरो का मतलब भी रिंग 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 और रिंग, ठीक है। जस्ट लाइक क्यूमुलिन से अपन डील कर लेंगे, जैसा क्यूमुलिन में अपन ने सीखा है उसी तरह से अपन डील कर लेंगे किसमें, स्पाइरो कंपाउंड्स में, पॉलीस्पाइरो कंपाउंड्स में। तो देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैं बात करता हूं, यहाँ पे ये लीजिए कोई ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे H, ये H, ये CH3 और ये H, ठीक है। होगी बात समझ में। दूसरा मैं यहाँ पे डील करता हूं, ये लीजिए H, यहाँ पे एक बार मैं CH3 लगा देता हूं, सॉरी H लगा देता हूं, ये H है, ये H है, ये H, और थर्ड में ले रहा हूं, ये लीजिए H, CH3, ये H है, ये CH3, ओके। और ये तो हो गए अपने एक तरह से क्यूमुलेटेड ही हो गए, और क्यूमुलेटेड अगर मैं इसको मानूं तो ये एन डबल बॉन्ड क्या हो गए, ऑड हो गए, मतलब 1 3 5 7 ऐसे। और एक ये क्यूमुलेटेड मैं मानूं जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, ये लीजिए, और ये ऊपर ये नीचे, H, ये ऊपर CH3, ये डैश पे H, ये कंपाउंड्स है। अपन एक चीज सीखे यहाँ पे, देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, क्यों? फर्स्ट कंडीशन रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, बिल्कुल यस। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया है, इससे सेम ग्रुप जुड़े होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, यहाँ पे सेम ग्रुप है। और प्लेनर तो देखो ये होता है, प्लेनर इसकी कंडीशन से हो रही है, लेकिन अगर प्लेनर से ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, डिफरेंट एटम भी देखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों डिफरेंट है, ये सेम है, तो ये भी नहीं देगा। ये दोनों डिफरेंट है मतलब GI देगा, यस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात क्यों करते हैं, क्योंकि कंपाउंड क्या नॉन प्लेनर है। अब नॉन प्लेनर होते हुए कंपाउंड में भी प्लेनर होता है, इसमें 2 प्लेन्स होते हैं, इसमें 1 प्लेन होता है, इसमें 0 प्लेन होता है। मतलब ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव और बाकी होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो एक चीज मैं यहां से निकाल रहा हूं, चाहे अगर कॉम्युलेटेड की बात करें, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड हो तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, बट ये चीज देख लेना आप, ये डिफरेंट एटम होने चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर एक पे दोनों डिफरेंट, दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। और जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो तो अपन ऑप्टिकल की बात करेंगे, और ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा वही देखिए, ये दोनों डिफरेंट हो गए इस पे, और इस पे भी दोनों डिफरेंट हो गए CH3 और H।
तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जब ये डिफरेंट नहीं है, चाहे सिस्टम में इवन नंबर में ही डबल बॉन्ड्स हो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, तो आज केवल अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।